हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अरशद खान और आज हम 11th फिजिक्स के चैप्टर नंबर सेकंड मात्रक एवं मापन यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 8 में डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने ये जाना था कि विमाएं होती क्या हैं और कुछ राशियों की विमाएं परिकलित की थी, उन्हीं को अब आगे बढ़ाते हैं। तो वहां हमने 17 राशियों की विमाएं परिकलित कर ली थी। अगली हमने 18वीं राशि ली है आवेग। तो मैंने आपको बताया था कि जो रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर होती है उसे हम बल कहते हैं। यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रेखीय संवेग में जो परिवर्तन है वो बराबर बन गया बल गुणा समय अंतराल। ये बल गुणा समय अंतराल या बल गुणा जो समय है इसी को हम आवेग कहते हैं। तो आवेग क्या होता है? आवेग बल गुणा समय अंतराल होता है या फिर संवेग में परिवर्तन होता है। यहां से अगर हम मात्रक देखें तो बल का मात्रक न्यूटन और समय का मात्रक सेकंड, मात्रक न्यूटन इंटू सेकंड बन जाता है। न्यूटन खुद क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। एक सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाता है तो क्या बन जाता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। विमाएं क्या बन जाती हैं? किलोग्राम के लिए m1, मीटर के लिए l1 और नीचे सेकंड है, ऊपर जाकर t-1। और ठीक ये ही विमाएं रेखीय संवेग की होती थी। ये संवेग में परिवर्तन है, जिसकी विमाएं भी यही होंगी। तो आवेग और संवेग की विमाएं भी समान होती हैं। तो क्या है आवेग की विमाएं? m1 l1 t-1। अगली राशि है बलाघूर्ण। मैंने आपको बताया था कि घूर्णन गति के दौरान बलाघूर्ण ठीक ऐसे कार्य करता है जैसे स्थानांतरित गति के दौरान बल कार्य करता है। या आप कह सकते हैं कि बल का जो आघूर्ण होता है वो बलाघूर्ण होता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि बल और लंबवत दूरी का गुणनफल जो है वो बलाघूर्ण होता है। बाकी आप डिटेल में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे इसे, लेकिन अभी आपको इतना ही जानना है कि बल और लंबवत दूरी का गुणनफल, लंबवत के लिए मैंने सिंबल बना दिया है, क्या कहलाता है? बलाघूर्ण। इसे टाव से दर्शाते हैं। तो क्या है ये? बल गुणा लंबवत दूरी। जब हम सदिश और अदिश पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे ये सदिश गुणनफल होता है इनका। लेकिन अभी हम मात्रकों की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि दूरी का मात्रक होता है मीटर, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो इसका मात्रक क्या बन जाता है बलाघूर्ण का? वो बन जाता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन खुद क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर बराबर क्या बन गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। विमाएं लिखे हैं तो किलोग्राम के लिए m1, मीटर स्क्वायर के लिए l2, सेकंड स्क्वायर के लिए ऊपर जाकर t-2। ये बलाघूर्ण की जो विमाएं हैं ये कार्य के तुल्य ही होती हैं, लेकिन भौतिक रूप से दोनों अलग अलग हैं। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन या दूरी, लेकिन बल की दिशा में दूरी ली जाती है और यहाँ लंबवत दूरी ली जाती है, इसलिए बलाघूर्ण सदिश होता है और कार्य या ऊर्जा या ऊष्मा अदिश होते हैं। अगली राशि की बात करते हैं कोणीय संवेग। तो जो कार्य स्थानांतरित गति में रेखीय संवेग करता है वो ही घूर्णन गति में कोणीय संवेग करता है। तो यहाँ भी हम इसे कह सकते हैं कि जैसे बलाघूर्ण बल का आघूर्ण था, ऐसे कोणीय संवेग रेखीय संवेग का आघूर्ण होता है। इसे कोणीय संवेग को J से प्रदर्शित कर दें या L से प्रदर्शित कर दें तो ये बराबर बन जाएगा हमारे पास लंबवत दूरी गुणा रेखीय संवेग का आघूर्ण। आगे हमें मात्रकों की बात करनी है तो रेखीय संवेग का मात्रक आप जानते ही हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड और दूरी का मात्रक मीटर। क्या बन जाएगा मात्रक? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। विमाएं बनानी है तो किलोग्राम के लिए m1, मीटर स्क्वायर के लिए l2 और सेकंड के लिए नीचे t1, ऊपर जाकर t-1। तो क्या बन जाएंगे विमाएं? m1 l2 t-1। अगली है परिभ्रमण त्रिज्या। घूर्णन गति के दौरान जब कोई वस्तु घूमती है तो जो उसकी प्रभावी त्रिज्या होती है, जिस प्रभावी त्रिज्या के साथ वो घूर्णन कर रही होती है, उसे हम परिभ्रमण त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। इसे साधारणतः स्मॉल k से दर्शाते हैं। एक दूरी है और दूरी का मात्रक मीटर, विमाएं l1 हो जाएगी। अगली राशि है जड़त्व आघूर्ण। तो जिस तरह से स्थानांतरित गति में द्रव्यमान कार्य करता है, द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व उतना ही होगा। जड़त्व का मतलब गति में परिवर्तन का विरोध होगा। ठीक उसी प्रकार घूर्णन गति में जो गति का विरोध करने वाला कारक है वो जड़त्व आघूर्ण होता है। डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर नंबर 7 में, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है कि किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी परिभ्रमण त्रिज्या के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आघूर्ण होता है।
तो आई इसे इनर्शिया कहते हैं, इसलिए आई से दर्शाते हैं। तो आई बराबर द्रव्यमान m इंटू परिभ्रमण त्रिज्या का वर्ग के स्क्वायर। ये द्रव्यमान है मात्रक किलोग्राम और ये दूरी है मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर। विमाएं बनानी है तो m1 L2 T लगाना चाहें तो 0। अगली राशि है पृष्ठ तनाव। तो जो हमारे द्रव होते हैं उनकी मुक्त सतह पर, ऊपरी सतह पर अणुओं के मध्य खिंचाव के कारण एक अदृश्य लेयर परत बन जाती है, जिससे उनमें थोड़ी ताकत आ जाती है। हल्की वस्तुएं जैसे मच्छर, आलपिन ऐसी चीज को झेल सकती है वो सतह। उसी गुण को, द्रव्य को पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव क्या है? ऊपरी सतह पर खिंचाव है। लेकिन गणितीय रूप से किसी द्रव की मुक्त सतह पर बनाई गई काल्पनिक स्पर्श रेखा की प्रति एकांक लंबाई पर उसके तल में लगने वाला जो लंबवत बल होता है उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस टेंशन T से दर्शाते हैं। केवल तनाव बल भी होता है, तो तनाव सिर्फ एक बल है, जबकि पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई है। तो बल बटे लंबाई, बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर। न्यूटन को खुद को ओपन करें तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे मीटर, मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो किलोग्राम बटे सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए विमाएं लिखे तो m1, लंबाई है नहीं L0 T-2, ये हमारे पृष्ठ तनाव की विमाएं बन जाएंगी। अगली राशि है बल नियतांक। ये मुख्यतः स्प्रिंग के लिए काम आता है या स्थितिज ऊर्जा के केस में काम आता है। मैं स्प्रिंग के एग्जांपल से समझाऊंगा कि जब हम किसी स्प्रिंग को, माना ये उसकी साम्यावस्था है, इसके साथ ही द्रव्यमान जुड़ा हुआ है M, इधर से ये दृढ़ रूप से जुड़ी हुई है, तो अगर हम इसे इसकी साम्यावस्था से बल लगाकर विस्थापित करते हैं, खींचते हैं, और खींचकर जो सपोज ऐसी अवस्था कर देते हैं, तो इसमें साम्यावस्था की ओर आने के लिए हमने विस्थापन दिया है इधर, जो सपोज x, तो इसमें इधर की ओर एक बल लगता है जिसे प्रत्यानयन बल भी कहते हैं, स्प्रिंग बल भी कहते हैं। इस बल का मान इस विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है और समानुपाती होता है। जितना विस्थापन लेते हैं उतना ही बल बढ़ता जाता है। प्रत्यानयन बल जो है वो समानुपाती होता है विस्थापन के। वैसे ऋणात्मक होता है अगर चिन्ह सहित लिखें तो, लेकिन यहाँ हमें संबंधों की बात करनी है। समानुपाती का चिन्ह हटाएं तो एक नियतांक लगाएंगे तो F बराबर क्या बन जाएगा? नियतांक Kx। ये जो K है ये समानुपाती नियतांक है, इसी को हम स्प्रिंग नियतांक या बल नियतांक कहते हैं। हमें तो मात्रक चाहिए था, तो K बराबर क्या बन गया? F बटे x। नेगेटिव में जरूरत नहीं है। अगेन बल न्यूटन में और विस्थापन मीटर में। तो जो हमारे पृष्ठ तनाव का मात्रक था न्यूटन बटे मीटर, वो हिस्सा है, तो विमाएं भी क्या हो जाएंगी? पृष्ठ तनाव के बिल्कुल तुल्य हो जाएंगी। क्या? m1 L0 T-2 निकालना चाहते निकाल भी सकते हैं, न्यूटन की खुद की या बल की m1 L1 T-2 और L1 मात्रकों के रूप में लिखें तो वहां से भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बटे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर बच गया, इसलिए m1 और L-2 बच गया। अगली राशि की बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो मैंने आपको जब राशियां पढ़ाई थी वहां भी पढ़ा दिया था, आपने 9th पेपर भी पढ़ा है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। नियम क्या कहता है कि अगर ब्रह्मांड में कहीं भी दो वस्तुएं एक दूसरे से r दूरी पर रखी हैं और उनके द्रव्यमान m1 m2 हैं, तो उनके मध्य लगने वाले गुरुत्वीय जो बल का मान होगा वो उन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हमें इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं निकालनी है। तो G बराबर क्या बन गया यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Fg इंटू r स्क्वायर बटे m1 m2। मात्रक बनाए तो बल का न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर और दोनों द्रव्यमानों का किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर। अब आपकी स्वेच्छा है, दोनों तरह से कर सकते हो। न्यूटन को मात्रक के रूप में ओपन करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट विमाएं लिखकर भी कर सकते हो। तो देखो पहले मैं डायरेक्ट विमा लिख रहा हूँ। न्यूटन बल का है और बल की विमा अगर हमें याद हो जाए, मैंने आपसे कहा था, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर के लिए L2 और नीचे किलोग्राम स्क्वायर के लिए m2। परिणामी विमाएं क्या बन गई? m नीचे 2 है, ऊपर 1 है, ऊपर गया तो 1 - 2 यानी -1, L 1 और 2 3 और T-2। यही काम हम इसे ओपन करके भी कर सकते थे। कैसे? कि बल खुद है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। 1 किलोग्राम से किलोग्राम का स्क्वायर कट जाता, 1 किलोग्राम बचता नीचे, तो क्या बन जाता ऊपर? मीटर क्यूब इंटू सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर क्यूब ऊपर,
सेकंड स्क्वायर भी नीचे बना और किलोग्राम भी नीचे बना। किलोग्राम नीचे है इसलिए ऊपर जाकर -1 m-1। सेकंड स्क्वायर भी नीचे है इसलिए t-2 और मीटर क्यूब ऊपर है इसलिए L3। इच्छा आपकी, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। अगली राशि की बात करते हैं प्लांक नियतांक की। तो आप जानते हैं कि जो क्वांटम ऊर्जा होती है वो E बराबर एच न्यू के रूप में होती है। यहाँ H प्लांक नियतांक है तो H बराबर क्या बन जाता है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा की मात्रक की बात करें तो जूल और आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज तो प्रति सेकंड, बटेगा बटा सेकंड ऊपर गया तो जूल इंटू सेकंड। अब इच्छा आपकी या तो जूल को ओपन कर लीजिए और तब सॉल्व कर लीजिए या फिर डायरेक्टली ऊर्जा की विमाएं लिख दीजिए जूल के लिए। तो मैं पहले ओपन कर रहा हूँ तो क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। तो बल इंटू विस्थापन होता है कार्य ऊर्जा, तो बल का किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, विस्थापन के 1 मीटर और गुणा सेकंड। सेकंड से 1 सेकंड का स्क्वायर कट गया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड। विमा बनाई m1L2 t-1। और चाहे तो आप डायरेक्टली, अगर आपको ऊर्जा की याद है तो आप वहां से लिख सकते थे m1L2 t-2 और सेकंड की t1 तो m1L2 t-1। ये जो प्लांक नियतांक की विमाएं हैं ये कोणीय संवेग की विमाओं के तुल्य हैं। ऐसे मैंने आपको बताया कि जो बलाघूर्ण की विमाएं हैं वो कार्य के तुल्य हैं, आवेग की जो विमाएं हैं वो संवेग के तुल्य हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं ग्रुप बनाकर कि निम्न में से किसकी विमाएं समान हैं या फिर निम्न में से किसकी विमाएं भिन्न हैं, और ऐसे ग्रुप बना देंगे आपको। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये भी याद करना है कि किस किस की विमाएं समान होती हैं। रटने की जरूरत नहीं है, जो भी ऑप्शन में आए उन्हें आप सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन अगर छोटी मोटी चीजें याद हो जाए तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहां तक हमारी 26 राशियां हो जाती हैं। अगले हम थोड़ी अलग प्रकार की राशियों की बात करते हैं। आपको पढ़ना है, वैसे तो जितनी भी हमें भौतिक राशियों की बात कर रहा हूँ वो अलग अलग चैप्टर में आपको अलग अलग स्थानों पर, उचित स्थानों पर अध्ययन करनी है, लेकिन अभी हम कुछ विमाएं लिख रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा विमाओं का, मात्रकों का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और ये राशियां आपके दिमाग में घूमती रहें, तो तब आप पढ़ें तो वहां आपके लिए एक जिज्ञासा का विषय बन जाए। तो प्रतिबल, तो ध्यान दीजिए कि जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं या दबाते हैं तो दो तरह के कार्य होते हैं। या तो वस्तु अपने स्थान पर ही रुक जाती है या उसे छोड़ने पर, दबाने के जस्ट बाद छोड़ने पर या खींचने के बाद छोड़ने पर अपना स्थान ग्रहण करती है। तो जो वस्तु अपना स्थान ग्रहण करने का प्रयास करती है वो कहलाती हैं हमारी प्रत्यास्थ वस्तुएं, और जो ऐसा नहीं करती हैं वो कहलाती हैं अप्रत्यास्थ या प्लास्टिक वस्तुएं। वस्तुओं का ये गुण प्रत्यास्थता कहलाता है या प्लास्टिकता कहलाता है दूसरी वस्तुओं का। तो जब हमने वस्तु को खींचा और वो वापस उसी स्थान पर आई तो वापस आने के लिए भी तो किसी आंतरिक बल ने कार्य किया। तो ठीक जितना ही बल हमने बाहर से लगाया था उतना ही बल अंदर से उसे दबाने की ओर लगा ताकि वो प्रारंभिक स्थान पर आ जाए। उस अंदर की ओर लगने वाले बल को हम प्रतिक्रियात्मक बल या प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो प्रत्यानयन बल क्या है, जो वस्तु को वापस उसकी स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ये बाह्य बल के मान के बराबर होता है, अंग्रेजी में रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, इसलिए एफ लिख दिया। तो इस वस्तु के एकांक सतह पर, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल के मान को हम प्रतिबल कहते हैं और प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबल क्या है, बल बटे क्षेत्रफल ही है, और दाब भी क्या होता था, बल बटे क्षेत्रफल ही होता था। लेकिन अभी मुख्य अंतर क्या है, दाब में बाह्य बल होता था और सतह के लंबवत भी होता है, उसमें से डिटेल में पढ़ेंगे जब बल बढ़े, दाब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आंतरिक बल होता है प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। हम तो मात्रक और विमाओं की बात कर रहे हैं, हमने अपनी बात ही नहीं करनी है। तो मात्रक बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, तो आप इसे पास्कल के रूप में भी लिख सकते हैं। न्यूटन को खुद को ओपन करें तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और बटे में मीटर स्क्वायर चल रहा है, 1 मीटर से मीटर का स्क्वायर कट जाएगा तो किलोग्राम बटे मीटर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम के लिए m1, मीटर के लिए L1 ऊपर जाकर -1, सेकंड के लिए T2 ऊपर जाकर T-2। तो प्रत्यानयन बल की जो विमाएं हैं वो दाब के, प्रतिबल की जो विमाएं हैं वो दाब के तुल्य होती हैं, और क्या होती है, m1 L-1 T-2 होती हैं। अगली बात करते हैं विकृति की। तो जब हमने किसी वस्तु को खींचा था या दबाया था तो उसमें खिंचाव के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, ऐसी लंबाई बन गई। पहले यहां तक हमारा प्रारंभिक लंबाई L थी, लंबाई अब परिवर्तित होकर पूरी L डैश हो गई,
और जो ये एल डैश है उसमें दो पार्ट है, एक तो प्रारंभिक लंबाई एल है और उसमें वृद्धि माना स्मॉल एल है, या डेल्टा एल भी लिख सकते हो आप, डेल्टा एल के रूप में लिख दीजिए। तो इस लंबाई में उत्पन्न परिवर्तन और लंबाई के प्रारंभिक मान का अनुपात, इसे कहते हैं विकृति। ऐसे अगर किसी वस्तु के क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, आयतन में परिवर्तन होता है तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो जो आनुपातिक मान है परिवर्तन बटे उस विमा का प्रारंभिक मान, इसे विकृति कहते हैं। तो यहाँ लंबाई में परिवर्तन मीटर में, लंबाई भी मीटर में, क्षेत्रफल में परिवर्तन मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन में परिवर्तन मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, आपस में विमाएं खत्म हो जाती हैं, मात्रक खत्म हो जाते हैं, इसलिए ना तो इसका कोई मात्रक होता है और ना ही इसकी कोई विमाएं होती हैं। अगली राशि पर चलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। यहाँ पर प्रतिबल और विकृति या प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में एक नियम लगता है, हुक का नियम। उसका मतलब है कि एक निश्चित सीमा तक, प्रत्यास्थता सीमा तक प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। विकृति को स्मॉल ई से लिखते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है, उसे हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या बना, सिग्मा अपॉन ई, यानी कि प्रतिबल बटे विकृति। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं अभी प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रतिबल का मात्रक था न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, और विकृति का कोई मात्रक नहीं था, तो इसलिए प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक भी क्या बच गया, प्रतिबल के बराबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसलिए इसकी विमाएं भी क्या बन गई, जो हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक की थी, m1 l-1 t-2, यानी कि दाब की, प्रत्यास्थता गुणांक की, प्रतिबल की, तीनों की विमाएं एक जैसी होती हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा विद्युत की ओर। तो विद्युत आवेश, तो हम जानते हैं कि विद्युत आवेश मूल राशि नहीं है, लेकिन मूल राशि धारा है, और हम बहुत इजीली जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से आवेश क्या बन जाता है, विद्युत धारा गुणा समय। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर गुणा सेकंड। विमाएं क्या बन जाएंगी, एम्पियर के लिए A1 और समय के लिए T1। तो एक फनी सा रिलेशन बन जाता है 8 as 8, लेकिन उसे हमें लिखा देना नहीं है, हमें विमाएं लिखनी है। तो द्रव्यमान लंबाई इसमें नहीं है, आप उस रूप में लिखना चाहें तो m0 l0 t1 a1, या आप केवल इतना लिखना चाहें t1 a1, ये भी चलेगा। विमाओं में सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप इसे a1 t1 लिखिए या t1 a1 लिखिए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम साधारणतया MLT को तीनों को एक अधिकांश एक सीक्वेंस में लिखते आते हैं, दूसरे रूप में लिख देते हैं, बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है। अगली राशि है विद्युत विभव। तो हम जानते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। गणितीय रूप से देखें तो एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम। तो ये एम्पियर इंटू सेकंड था आवेश के लिए, इसी को कूलाम के सम्मान में विशिष्ट मात्रक कूलाम कहते हैं। जूल ऊर्जा है या कार्य है, और ये आवेश है। ये जूल प्रति कूलाम को हम विशिष्ट मात्रक के रूप में वोल्ट कहते हैं। हमें तो विमाओं की बात करनी है, तो जूल की ऊर्जा की खुद की विमा m1 l2 t-2, और कूलाम की अभी देखी है a1 t1। अगर जूल की याद ना रहे तो जूल क्या है, ऊर्जा, और ऊर्जा क्या होती है, बल इंटू विस्थापन। बल की क्या होती है m1 l1 t-2, और विस्थापन की l1 तो l2 हो जाएगा। तो m1 बना, l2 बना, t ऊपर गया एक, t-3 बन गया, और a-1 बन गया। तो क्या बन गया हमारे पास, विभव की विमाएं m1 l2 t-3 a-1। अब बात करते हैं विद्युत प्रतिरोध की। तो धारा के प्रवाह के दौरान उत्पन्न अवरोध विद्युत प्रतिरोध कहलाता है भौतिक रूप से। लेकिन अगर हम ओम के नियम की बात करें तो V बराबर IR होता है, तो वहां से R बराबर V अपॉन I, यानी कि विभव और धारा का अनुपात विद्युत प्रतिरोध है। तो हम कह सकते हैं विभव बटे धारा। विभव का हमने मात्रा क्या देखा था अभी, वोल्ट, और धारा का मात्रक एम्पियर। वोल्ट खुद क्या था, जूल प्रति कूलाम, एम्पियर। यहां से विमाएं बना सकते हैं। जूल की क्या थी, m1 l2 t-2, क्यों, क्योंकि होता है बल इंटू विस्थापन, बल की होती है m1 l1 t-2 विस्थापन के l1। बल की विमाओं से आपकी काफी विमाएं इजी हो जाती है, कई बार देख चुका हूं। कूलाम की a1 t1 अभी देखी थी, और एम्पियर के लिए मूल राशि है a1। या बनी परिणामी विमाएं m1 l2 t-3 a-2।
डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, विभव में धारा का भाग लगा है तो जो विभव की विमाएं थी शून्य में 1 एम्पियर और माइनस हो जाएगा, तो a -1 के स्थान पर -2 हो जाएगा। अगली राशि है प्रतिरोधकता। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत प्रतिरोध है वो कई कारकों पर निर्भर करता है, और विद्युत उन कारकों में से गणितीय कारकों को देखें तो विद्युत प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे प्रतिरोधकता कहता है। इसे रो से दर्शाते हैं तो रो बराबर क्या हो गया, RA/L। परिभाषा क्या बना सकते हैं कि अगर हम L को 1 मीटर कर दें और A को 1 मीटर स्क्वायर कर दें तो ऐसे केस में रो बराबर R बन जाएगा। परिभाषा क्या है, 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध उसकी प्रतिरोधकता कहलाता है। इसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। हमें अभी मात्रकों की बात करनी है। तो जो प्रतिरोध का मात्रक आया था हमारे पास अभी वोल्ट प्रति एम्पियर, उसी को ओम भी कहा जाता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर का विशेष नाम क्या है, ओम। तो इसके लिए लिख दिया हमने ओम। क्षेत्रफल का हम जानते ही मीटर स्क्वायर, लंबाई का जानते ही है मीटर, 1 मीटर कट गया तो मात्रक क्या बन जाता है, ओम इंटू मीटर। ओम खुद क्या था, वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू मीटर। वोल्ट खुद क्या था, जूल प्रति कूलाम इंटू एम्पियर इंटू मीटर। जूल क्या है, ऊर्जा, विमाएं क्या होती हैं, M1L2 T-2। ऊपर मीटर है तो L1 और आ गया, नीचे कूलाम है A1 T1 और एम्पियर है A1। परिणामी विमा क्या बनी, M1L2 और 1 3 T-2 और नीचे से गया -1 तो -3 T-2। क्या हम डायरेक्टली जो हमारे प्रतिरोध की विमाएं थी उसमें मीटर का गुणा करके एक L बढ़ा सकते हैं। तो प्रतिरोध की क्या थी, M1L2 T-3 A-2, यहाँ L3 हो जाएगा, M1L3 T-3 A-2। वो आपकी इच्छा है कि आप उसे इस तरह से याद करते हैं। अगली राशि की बात करते हैं हम चालकता। चालकता जो है वो प्रतिरोधकता की ठीक उल्टी होती है। तो चालकता साधारणतः सिग्मा से दर्शा देते हैं, प्रतिरोधकता को रो से। तो प्रतिरोधकता का मात्रक था ओम इंटू मीटर, इसका मात्रक बन जाता है 1/ओम इंटू मीटर। ओम के उल्टे को महो लिखते हैं तो ये बन जाता है महो प्रति मीटर। महो के लिए इस सिंबल का उपयोग करते हैं, सिंबल का रिवर्स, तो महो प्रति मीटर। जो मात्रक उल्टा है तो डेफिनेटली विमाएं भी उल्टी हो जाएंगी। तो क्या आई थी प्रतिरोधकता की विमाएं, M1L3 T-3 A-2। रिवर्स करनी है तो M-1 का, L प्लस का हो गया, T प्लस का हो गया, A प्लस का हो गया। M-1 L-3 T3 A2, ये हमारी चालकता की विमाएं हो जाएंगी। अगली राशि की बात करते हैं हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, या इसी को गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। तो मैं 3 राशियों की एक साथ बात कर रहा हूँ, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, द्रव्यमान। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, आवेश। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन करता है, अभी के लिए कह सकते हैं हम चुंबक, लेकिन चुंबक के जो ध्रुव होते हैं N और S, इतना आप जानते ही हैं, इनकी जो ताकत है उसे कहते हैं हम ध्रुव सामर्थ्य। ध्रुव सामर्थ्य उदाहरण के लिए अभी हमने M' से लिख दिया या M0 से लिख दिया। तो ध्यान दीजिएगा, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक ऐसे ही एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ये कौन सा बल था, गुरुत्वीय बल। ये कौन सा बल था, विद्युत बल। ऐसे ही एकांक ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बल का हम मात्रक जानते ही हैं, न्यूटन बटे मीटर। यहाँ न्यूटन बटे कूलाम, यहाँ न्यूटन। अब ये ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक नहीं जानते हैं, ये आपके 12th में क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा याद रखना है। इसका मात्रक होता है धारा इंटू लंबाई, यानी कि एम्पियर इंटू मीटर। ये न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर को शॉर्ट में टेस्ला भी कहते हैं। टेस्ला वैज्ञानिक के नाम पर है, इसलिए कैपिटल T से दर्शा देते हैं, विशिष्ट नाम है इसका। अभी हम 1 बाय 1 चलते हैं। तो न्यूटन खुद क्या होता है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर मीटर द्रव्यमान था इसलिए मात्रक किलोग्राम होगा, और 20 मीटर लिख दिया, बटे किलोग्राम। मीटर कट गया, क्या बन गया मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है इसी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, क्योंकि जो गुरुत्वीय बल है वो भार बल भी होता है। उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, mg बटे द्रव्यमान m कट जाता है तो क्या बच जाता है, गुरुत्वीय त्वरण g। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, गुरुत्वीय त्वरण, साधारण त्वरण, सबके मात्रक एक समान होता है। परिभाषा क्या है, एकांक द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्वीय बल। तो विमाएं क्या बन गई, गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल m0 L1 T-2।
अगली बात कर रहे थे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन के लिए m1 L1 T-2 और कूलम के लिए E1 T1। परिणामी विमाएं क्या बन जाएंगी? m1 L1 T-3 E-1 इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो उसका मात्रक टेस्ला है या एकांक ध्रुव सामर्थ्य पर लगने वाले चुंबकीय बल से आया है और हमारे पास बना है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। तो न्यूटन के लिए विमा m1 L1 T-2, एम्पियर के लिए A1, मीटर के लिए L1। तो m1 L0 T-2 E-1 ये बन गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो यहाँ लिख रही है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्रुव सामर्थ्य और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चार विमाएं मैंने आपको एक साथ एक्सप्लेन कर दी हैं। क्या है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता? है गुरुत्वीय क्षेत्र गुरुत्वीय बल किस पर? एकांक द्रव्यमान पर। एकांक आवेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक ध्रुव सामर्थ्य पर चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ध्रुव सामर्थ्य बल क्या है? धारा गुणा लंबाई मात्रक एम्पियर इंटू मीटर। इसकी विमा क्या बनी? m1 L1 T-2 सॉरी m0 L1 T-2 किसके इक्वल? गुरुत्वीय त्वरण के इक्वल। इसकी विमा m1 L1 T-3 E-1। इसकी विमा L1 T सॉरी L1 A1 और इसकी विमा m1 T-2 L0 m1 L0 T-2 E-1। अगली बात करते हैं हम वेग प्रवणता की। तो जहां भी हम प्रवणता काम में लेंगे, वेग प्रवणता, दाब प्रवणता, तो जब हम दर काम लेते हैं तो समय का भाग देते हैं। प्रवणता काम में लेंगे तो हम दूरी का भाग लगाएंगे। तो वेग प्रवणता क्या है? वेग बटे दूरी। और दाब प्रवणता क्या है? दाब बटे दूरी। ये हो गई दाब प्रवणता और ये हो गई वेग प्रवणता। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे दूरी के लिए मीटर। क्या बच गया मात्रक? केवल प्रति सेकंड। दाब का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। एक मीटर और बन गया तो न्यूटन बटे मीटर क्यूब, या न्यूटन को ओपन कर दें तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर और नीचे मीटर क्यूब तो किलोग्राम, नीचे बच जाएगा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। विमा बना लेंगे m1 L ऊपर जाकर -2 और T -2। तो क्या बनी? m1 L -2 T -2 इसकी दाब प्रवणता थी। और यहां से क्या बनी? केवल T-1। m0 L0 लिखना चाहे आपकी स्वेच्छा है। तो वेग प्रवणता के विमा आवृत्ति के तुल्य हैं और ये विमा कोणीय वेग की भी आई थी। अगली राशि की बात करते हैं दाब ऊर्जा की। एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसे हमारी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होती है, ऐसे ही दाब ऊर्जा होती है। लेकिन अगर हम रियल परिभाषा की बात करें तो जब किसी वस्तु पर दाब लगाए तो दाब से उत्पन्न बल के द्वारा किया गया कार्य, तो हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां से बल बराबर क्या बन जाएगा? दाब इंटू क्षेत्रफल। और हम कार्य या ऊर्जा या विस्थापन जानते ही हैं, बल गुणा विस्थापन। यहां से क्या बन गया बल का मान? दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू विस्थापन। क्षेत्रफल इंटू विस्थापन आयतन होता है, तो ये बन गया दाब इंटू आयतन। तो दाब गुणा आयतन का गुणनफल क्या होता है? दाब ऊर्जा। एक ऊर्जा ही है, मात्रक जूल ही है, आप यहां से निकाल भी सकते हो। दाब का मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। मीटर स्क्वायर से कट गया, एक घात बच गई, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहता है। विमाएं क्या बन जाएंगी? m1 L1 T-2 न्यूटन की और L1 दूरी की, या डायरेक्ट जूल की लिख सकते हो आप। क्या बन गई? m1 L2 T-2। ये थी हमारी दाब ऊर्जा। अगली राशि है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य दो क्रमागत तरंगों अथवा गर्तों के मध्य की दूरी होती है। तो दूरी है मात्रक मीटर और विमा L1। अगला है हमारे पास, पहले इन दोनों को समझा देता हूं आपको, विद्युत फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स। तो जब भी कहीं पर विद्युत क्षेत्र होगा तो वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, जहां चुंबकीय क्षेत्र होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी तल के लंबवत कितनी मात्रा में गुजर रही हैं किसी दिए गए क्षेत्रफल से, वो हमारी फ्लक्स कहलाती है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है तो चुंबकीय फ्लक्स। तो बड़ा इजी सा संबंध है कि अगर हम विद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा क्षेत्रफल, चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं, मात्रक क्या था? न्यूटन प्रति कूलम, इसका मीटर स्क्वायर। और हम इसका मात्रक पढ़ चुके हैं टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। टेस्ला को ओपन करें तो क्या था? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। एक मीटर कट गया, क्या बन गया? न्यूटन मीटर बटे एम्पियर। न्यूटन की विमा m1
L1 t माइनस 2, लंबाई के L1 एम्पियर की A1, परिणामी विमा क्या बनी M1 L2 t माइनस 2 A माइनस 1। विद्युत क्षेत्र की न्यूटन की विमा M1 L1 t माइनस 2 L2 मीटर स्क्वायर की, और नीचे A1 T1, प्रणाली क्या बन गई M1 L3 t माइनस 3 A माइनस 1। आप चाहें तो इसका एक मात्रक और भी बना सकते हैं, इसको न्यूटन इंटू मीटर बटे कूलाम, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है तो जूल बटे कूलाम इंटू मीटर, जूल बटे कूलाम वोल्ट होता है तो वोल्ट इंटू मीटर भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं हम। और अब अगली राशि है श्यान बलवान, थोड़ी सी बड़ी राशि है, एक नियम आपको पढ़ना होगा न्यूटन का श्यानता का नियम। तो श्यानता क्या होती है कि जब तरल की सतह आपस में गति करती हैं तो उनकी गति का विरोध करने वाला गुण श्यानता कहलाता है। इसके लिए न्यूटन ने नियम दिया है कि जो श्यान बल का मान होगा वो समानुपाती होगा सतहों के संपर्क क्षेत्रफल के और वेग प्रवणता के। तो क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता, ये श्यान बल था। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा थीटा, क्षेत्रफल को सपोज ए लिख दिया, वेग प्रवणता को v डैश लिख दिया। तो यहां से श्यानता गुणांक ईटा बराबर क्या बन गया बल बटे क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। बल का मात्रक हम जानते ही है न्यूटन, क्षेत्रफल का जानते हैं मीटर स्क्वायर, और वेग प्रवणता प्रति सेकंड। तो यहाँ से मात्रक क्या बन जाता है न्यूटन इंटू सेकेंड बटे मीटर स्क्वायर, लेकिन न्यूटन खुद क्या होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड ऊपर चल ही रहा है, नीचे मीटर स्क्वायर चल रहा है, तो एक मीटर कटने से किलोग्राम, नीचे मीटर बच गया, एक सेकंड कटने से नीचे ही सेकंड बच गया, तो किलोग्राम बटे मीटर सेकंड। किलोग्राम के लिए M1, मीटर नीचे है ऊपर L-1, सेकंड में नीचे है ऊपर T-1, M1 L-1 T-1। ये हमारी श्यानता गुणांक की विमा है। ये विमा ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई खत्म हो जाती है, ये जब तक आप भौतिक विज्ञान में नई नई राशियां पढ़ते रहोगे तब तक विमाएं पढ़ोगे। मैंने कुछ ऐसी राशियों की बात की है जिनको आप इजीली समझ सकें, थोड़ी सी राशियां ऐसी भी हैं जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन जब आप टॉपिक के साथ पढ़ेंगे तो ये इजीली क्लियर हो जाएंगे। जब तक हम 11th पढ़ेंगे लगभग 80 से 100 राशियों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। पूरे 12th तक पढ़ेंगे तो लगभग 150-200 राशियां आप जानते होंगे। जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे नई नई राशियां आती रहेंगी, उनकी विमा और मात्रक आप सीखते रहेंगे। तो ये टॉपिक कहीं एंड नहीं होता है जल्दी से, तो इसलिए हम इसे अभी यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। जैसे जैसे आपके पास राशि आती जाएंगी वैसे वैसे आप उनकी विमाएं समझते जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि विमाओं का यह कॉन्सेप्ट आपको समझ आया।